प्रभु कौशल, गुड इवनिंग। चलिए आते जाइए फटाफट। और होप सारे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास, एकदम से बढ़िया मूड में। ठीक बात है ना? यस। ईशिता गुड इवनिंग बेटा, मुकुल गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक तो ये होता है ना कि भाई पूरा टॉपिक है, एक टॉपिक अलग होता है और एग्जाम मटेरियल अलग होता है। तो आज देखते हैं किस तरह से, ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए हर तरह के। आज उसके बारे में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। क्या कोई बच्चा मुझे स्पेक्ट्रम का मीनिंग बताएगा? देखिए जब तक बाकी बच्चे आते हैं फटाफट आप एक आध हम क्वेश्चन आंसर कर लें। स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है? एनी ऑफ यू, क्या याद है किसी को? स्पेक्ट्रम, कम ऑन बच्चों। स्पेक्ट्रम किसे कहा जाता है? स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है बताने की कोशिश। सभी ने कभी ना कभी इसको जरूर सुना होगा। क्लासेस में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो खैर हर एक बच्चे ने अटेंड किया है। और मनस्वी ठीक है, ओके। ठीक है। प्रभु राइट आंसर। प्रभु का आंसर ज्यादा करेक्ट है। और भुवी नॉट एग्जैक्टली, वी कैन से समथिंग लाइक गुड इवनिंग शुभम, इशिता। इशिता, डिस्पर्सन अपने आप में एक अलग से कंसेप्ट हो गया। तो अगर आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं तो वो एक अलग चीज है। प्रांजल सही है, क्वेश्चन यही है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। और रीवा, ये जो आपने डेफिनेशन दी है ये डिस्पर्सन की है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, इसे डिस्पर्सन के नाम से पहचानते हैं। चलो मैं बताने कुछ, अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारी अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? यानी अगर कोई भी लाइट हमारी अर्थ पे आती है तो कहां से आती है? सन, एग्जैक्टली सन। तो स्पेक्ट्रम भी हम ये बोलते हैं कि ये सन की वजह से ही ऑब्जर्व होता है। उत्सव, ठीक है, आपकी बात यहाँ पर हमने सुन ली है। लेट मी चेक, क्या ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं, अब ये हमें मालूम पड़ेगा। यस इट इज, इट इज, ठीक है। गुड इवनिंग कोमल। चलो अब टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक पे आके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उत्सव ओके बेटा, ठीक है उत्सव। चलो अब जरा समझते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और हमारा आज का टॉपिक, पहली डेफिनेशन आती है डिस्पर्सन। आखिर डिस्पर्सन शब्द का मीनिंग क्या है? देखो ये टॉपिक बुक में से अगर करने बैठते हैं ना तो बहुत मुश्किल टॉपिक हो जाता है, एकदम से हार्ड टॉपिक हो जाता है। तो इसीलिए जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डिस्पर्सन का मीनिंग क्या होता है? कॉमल जो आज पढ़ा रहा हूं पहले उस पर ध्यान देंगे। आपके जो सवाल है उसका जवाब मैं इसके बाद में देता हूं। पहले अब जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो बेटा। सपोज आपके पास एक इस तरह का ट्रायंगुलर ग्लास अपरेटस है। होपफुली सभी बच्चे जानते हैं इसे प्रिज्म के नाम से पहचाना जाता है। और इस प्रिज्म में से जब हम किसी भी लाइट को पास करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट लाइट को, और यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं। आजकल तो खैर फोटोग्राफिक प्लेट नहीं होती, लेकिन पहले एक जमाना हुआ करता था जब फोटोग्राफिक प्लेट हुआ करती थी। कभी आपने एक्सरे करवाने गए हो तो अगर पुराना मेथड रहा हो तो एक्सरे वाले क्या करते थे, एक प्लेट लेके आते थे जिसमें ब्लैक सा कलर हुआ करता था। तो फोटोग्राफिक प्लेट एक तरह से जैसे एक्सरे की शीट होती है, इस तरह की शीट होती थी। तो यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखते थे। जैसे ही लाइट को प्रिज्म में से पास करते थे, लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाती है। और इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को डिस्पर्सन के नाम से पहचाना जाता है।
तो इन डेफिनेशंस को साथ साथ लिखते भी जाना, समझते भी जाना कि डिस्पर्सन का मीनिंग हुआ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में स्प्लिट होना। अगर हमारे पास व्हाइट लाइट है तो हम जानते हैं हमारे पास वॉयलेट लाइट सबसे नीचे आती है और रेड लाइट सबसे ऊपर। विबग्योर पैटर्न ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूटना इसे डिस्पर्सन कहा जाता है। अब व्हाइट लाइट को हम कहीं भी लें, इंडिया में लें, गोहाना में लें, खरखौदा में लें, अमेरिका में लें, मॉरिशस में लें, कहीं लें, हमेशा वॉयलेट लाइट सबसे नीचे, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हमेशा यही पैटर्न बना रहता है। और अरेंजमेंट ऑफ कलर आफ्टर डिस्पर्सन, इस अरेंजमेंट ऑफ कलर को स्पेक्ट्रम के नाम से पहचानते हैं, इसे स्पेक्ट्रम के नाम से पहचाना जाता है। तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या हुई? अरेंजमेंट ऑफ कलर और रेडिएशन आफ्टर डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के बाद जो भी अरेंजमेंट मिलता है उसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से पहचानेंगे। अच्छा, एक चीज देखो, जैसे व्हाइट लाइट है, पहले व्हाइट लाइट ऐसे आ रही थी, प्रिज्म में से पास हुई और ये मुड़ गई, कोई ज्यादा नीचे की तरफ मुड़ गई, कोई जरा सा कम मुड़ गई, लेकिन लाइट पहले आ रही थी और फिर ये अपने रास्ते से मुड़ जाती है। और जिस एंगल पे ये मुड़ती है इसे एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से पहचाना जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन इसे कहा जाता है। और एंगल ऑफ डेविएशन में भी आपको जिस बात को ध्यान रखना है, it is directly proportional to energy and inversely proportional to wavelength। यानी देखो मीनिंग क्या हुआ, जिस रेडिएशन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो ज्यादा डेविएट करेगा, वो लाइट ज्यादा डेविएट होगी। अब जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम ये भी कह सकते हैं जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें ज्यादा डेविएशन होगा। यानी वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। यानी स्पेक्ट्रम में हमेशा लोअर एंड पे वो लाइट आती है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है या जिसकी वेवलेंथ कम होती है, और सबसे ऊपर रेड है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी और वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी। आपसे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन दे देंगे कि भाई एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, बताओ लोअर एंड पे कौन सी रेडिएशन होगी, 3000 वाली या 6000 वाली? तो ऑब्वियस सी बात, जिसकी वेवलेंथ कम वो लोअर एंड पे, और वेवलेंथ कम किसकी होगी? 3000 एंगस्ट्रॉम, उसे लोअर एंड के ऊपर रखा जाएगा। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, बताओ जरा सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका है? सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसमें सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा? अगर ये आपसे जवाब पूछे, इशिता कौशल एंगल देखो बेटा, देखो ये लाइट अदरवाइज ऐसे जाती, ये एंगल रेड के केस में तो लोअर एंगल है और वॉयलेट के केस में ये एंगल सबसे ज्यादा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा? वॉयलेट का। और सबसे कम किसका होगा? रेड का। तो यहां पर अभी मैंने जो सामने बताया, एक तो डिस्पर्सन की डेफिनेशन आपको याद हो जाए, एक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आपको याद हो जाए, और दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी एनर्जी ज्यादा वो लोअर लेवल पे, जिसकी एनर्जी कम वो अपर लेवल पे। वेवलेंथ के विद रिस्पेक्ट पूछें तो जिसकी वेवलेंथ कम वो लोअर लेवल पे, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो अपर लेवल पे। इस पॉइंट को आपने अच्छे से याद रखना। अब यहां पर मैं वेवलेंथ भी आपको बता दूं, वॉयलेट अप्रोक्सीमेटली 3500 एंगस्ट्रॉम
और रेड 7500 एंगस्ट्रॉम, यानी वॉयलेट से रेड, ये वो कलर हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और इन्हें हम विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से भी पहचान सकते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आया कि भाई विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ क्या है, यानी कितनी वेवलेंथ को हम देख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। इस वैल्यू को, इस वेवलेंथ को हम देख सकते हैं, ये हमारे लिए विजिबल होता है, ये आप यहां से बताएंगे ना। स्पेक्ट्रम हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, और एक होते हैं जिन्हें हम लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से पहचानते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम कह लो या डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कह लो। देखो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है। अब ये जो वॉयलेट इंडिगो कलर मिल रहे हैं, ये कलर एक्चुअल में एक दूसरे में ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, कोई भी गैप नहीं होता। जैसे रेनबो के अंदर हो गया, इंद्रधनुष के अंदर हो गया, कलर एक के बाद एक लगातार एक दूसरे में मिक्स होते हैं। अगर ये कलर एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो इसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, और अगर इनमें गैप होता है तो उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अभी बताता हूं लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल। पहले ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम यहां से याद हो जाए। व्हेन द स्पेक्ट्रम इज continuous without any gap, then it is called as continuous spectrum. सपोज आपके पास कोई बल्ब है और बल्ब में से लाइट निकल रही है, व्हाइट लाइट निकल रही है, और वो इस तरह से 7 कलर, या 7 ना हो, 4 हो, जितने भी हो, कॉन्टिन्यूएशन में हो, लगातार हो, कोई गैप ना हो, तो उसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्योंकि बल्ब में से लाइट निकल रही है, उसके बाद ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ऐसे स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से भी पहचाना जाएगा। एमिशन स्पेक्ट्रम भी इसको कहा जा सकता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो जब कोई सोर्स लाइट एमिट करता है, हमें मिलता है, उसे एमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से पहचाना जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक और एग्जांपल समझना जरा। सपोज मैं दोबारा से ऐसी ही एक सिचुएशन ले रहा हूं। मेरे पास फिर से एक प्रिज्म है, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर किसी कांच के बर्तन में सोडियम लिया, यहां सोडियम लिया, और इसको मैंने हीट करना शुरू किया। सोडियम को हीट करना शुरू किया। सोडियम हो, कोई भी मेटल हो, जब मेटल को हीट करते हैं कलर शो करता है। जैसे आयरन में होता है ना, आयरन को हीट करो, रेड कलर शो करता है। ऐसे ही जब हम सोडियम को हीट करते हैं तो ये कलर शो करता है, लाइट एमिट करता है, ये येलो लाइट एमिट करता है। जब ये येलो लाइट प्रिज्म में से पास की जाती है, पीछे फोटोग्राफिक प्लेट लगी है, येलो लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें दो लाइनें मिलती हैं। यानी येलो लाइट दो कलर में टूटती है, दो लाइनें मिलती हैं जिनके बीच में गैप होता है। एक की वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम, एक 5896 एंगस्ट्रॉम। तो जब हमने सोडियम से निकलने वाली लाइट को प्रिज्म में से पास किया तो हमें कलर लगातार नहीं मिले, उनके बीच में गैप मिला। अगर हमें कलर्स के बीच में गैप मिलता है तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से या डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से पहचानते हैं। फेमस नेम है लाइन स्पेक्ट्रम। आप भी लाइन स्पेक्ट्रम शब्द इस्तेमाल करेंगे। आप याद रखेंगे मैंने जो वेवलेंथ बताई हैं 5890 5896 एंगस्ट्रॉम, सोडियम के केस में ये वेवलेंथ याद रखेंगे। अब सवाल ये उठता है
कि सोडियम हीट करने पे कलर क्यों एमिट करता है। तो आपको शायद याद होगा, मैंने बोहर्स थ्योरी में बताया था कि जैसे सपोज ये आपका सोडियम एटम है और आप जानते हैं सोडियम में 281 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप इसे हीट करते हैं तो हीट करने पे इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ता है, लाइट की फॉर्म में छोड़ता है, और जब वो लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम यहां पर हमें मिलता है। ये बात आप यहां पर याद रखो। नाउ अब मैं आपसे पूछता हूं, भाई बताओ क्या ये एमिशन स्पेक्ट्रम है या नहीं है? यस और नो में जवाब दो। क्या ये एमिशन स्पेक्ट्रम है? सोडियम के केस में देखो, मैंने अभी एमिशन स्पेक्ट्रम बताया था क्या होता है, इसके नाम में भी आ जाएगा। क्या ये एमिशन स्पेक्ट्रम है या नहीं? कौशल प्रभु सही जवाब है बेटा, आप दोनों बच्चों के बिल्कुल सही। जब कभी भी स्पेक्ट्रम आपको मिले लाइट के एमिशन से, कोई भी सब्सटेंस लाइट एमिट करे, यहां पर इलेक्ट्रॉन जब वापस आ रहा है तो ये लाइट का एमिशन हो रहा है, और लाइट के एमिशन के बाद अगर हमें स्पेक्ट्रम मिलता है तो इसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कॉज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का कॉज क्या है, कारण क्या है? देखो आज के लेक्चर को सिर्फ समझो, अच्छे से समझो, छोटे छोटे पॉइंट नोट करो, फिर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का आई थिंक 7th लेक्चर है ये, उस लेक्चर को देख के इसके नोट्स अच्छे से बनाना, इसको और अच्छे से करना, क्योंकि स्पेक्ट्रम के टॉपिक आसान टॉपिक है लेकिन इसमें वैरायटी इतनी है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर उलझ जाते हैं। आपको जो टू द पॉइंट बता रहा हूं उसको दिमाग में ग्रैब करो और फिर वीडियो लेक्चर जो है उससे दोबारा से बेशक से अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़े तो उससे करो, अदरवाइज दोबारा से अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम का कॉज अभी मैंने बताया, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोड बाय एमिशन ऑफ लाइट। यानी मेटल को हीट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वापस आया, लाइट का एमिशन किया, और इस वजह से हमें यहां पर स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा व्हेन वी हीट द मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी, गेट्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल which is unstable, it jumps back, release energy in the form of radiation, hence show spectrum। यानी वही पॉइंट जो बोहर थ्योरी में सबसे लास्ट में दिया गया था वही पॉइंट यहां पर लिखा जाएगा, वही आपको समझना। एक और बात आपको याद रखनी है, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में एक और बात याद रखनी है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट, ऑल्सो कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज मेंट बाय फिंगर पॉइंट? अब कहते हैं ना, क्वेश्चन आया व्हाट इज मेंट बाय फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं? एक बार क्या था, मैंने शायद एग्जाम्पल पहले ही बताया हो, आईटी का वाइवा हो रहा था, उस वाइवा में एक बहुत धुरंधर बच्चा आया, उस धुरंधर बच्चे से एक्सटर्नल ने पूछा भाई चल कम से कम ये बता दे व्हाट इज कंप्यूटर। तो बच्चा बोला ये जो सामने पड़ा है ना जी यही कंप्यूटर है। उसी तरह से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना व्हाट इज फिंगरप्रिंट, हो सकता है आप में से कोई बच्चे क्या करें, पेन उठाएंगे, अपने फिंगरप्रिंट पे लगाएंगे, छाप के आ जाएंगे, ये रहा फिंगरप्रिंट, ये रहा फिंगरप्रिंट। और नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेंट बाय फिंगरप्रिंट, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम आर आल्सो कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट। लेकिन इसका कारण बताना होगा, रीजन बताना होगा। रीजन देखो क्या है, जैसे हम जानते हैं इंसानों को पहचानने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, फिंगरप्रिंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, आई स्कैन का भी करते हैं, डीएनए का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे पुराना मेथड कि इंसानों को पहचानने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उनके फिंगरप्रिंट हैं
तो हम इंसानों को पहचान सकते हैं। उसी तरह से एलिमेंट्स को पहचानने के लिए इनके फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स का यूज करते हैं। जैसे आपके पास सोडियम है। अब सोडियम को जब आपने हीट किया तो दो लाइनें येलो रीजन में मिली। दो लाइनें आपको येलो रीजन में मिली। एक लाइन मिली 5890 एंगस्ट्रॉम पे और एक लाइन मिली 5896 एंगस्ट्रॉम पे। दो लाइनें आपको यहां पर मिल रही हैं, दो लाइनें यहां पर अवेलेबल हैं। अब आपको मैं कोई सैंपल देता हूं और आपसे कहता हूं, भाई पहचानो क्या इसमें सोडियम है या नहीं है। सोडियम है या नहीं ये पहचानना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस सैंपल को हीट करेंगे और उसमें से निकलने वाली लाइट जब आप स्पेक्ट्रम में देखेंगे, अगर वहां पे 5890 5896 एंगस्ट्रॉम पे कोई लाइन आ रही है तो आप तुरंत कह देंगे यहां सोडियम है। और अगर ये दो लाइनें नहीं है तो आप कहेंगे सोडियम नहीं है। ये बात ध्यान रखें, किसी भी एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। यानी सोडियम जो ये दो कलर शो करता है, दो वेवलेंथ शो करता है, इसे और कोई एलिमेंट नहीं शो करता, इसे सिर्फ और सिर्फ सोडियम ही शो करता है। तो हर इंसान का जैसे अपना पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरह से हर एलिमेंट का पर्टिकुलर लाइन स्पेक्ट्रम होता है। और जैसे हम इंसानों को फिंगरप्रिंट से पहचान सकते हैं, ऐसे ही हम एलिमेंट्स को उनके लाइन स्पेक्ट्रम से पहचान सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कॉज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम एंड व्हाई लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट, आपने इसको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को समझना, यहां पर क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, अब हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम देखो कैसे लिया जाता है। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती है, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब शायद 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस ली जाती है। अब जब हम यहां पर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम नहीं होगा, लाखों करोड़ों एटम मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट होंगे, लाखों करोड़ों एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। यहां पर हम एक उसी तरह से ग्लास प्रिज्म ये हमने लगा दिया, ये लगा दिया, और ये यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट का हमने इस्तेमाल किया। जब इसमें 10,000 वोल्ट का करंट पास किया, जब बहुत ज्यादा करंट पास किया लो प्रेशर पे, यहां से लाइट एमिट हुई। लाइट एमिट हुई, कौन से कलर की थी हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि भाई लाइट एमिट हुई। यहां से लाइट एमिट हुई और जब इस लाइट को प्रिज्म में से पास किया गया तो प्रिज्म में से पास होने के बाद यहां पे हमें बहुत सारी लाइनें मिली, बहुत सारी लाइनें मिली जो 6 ग्रुप्स के अंदर अरेंज थी, 6 ग्रुप्स के अंदर अरेंज थी। आप बच्चों को ये याद होगा, क्लासेस में मैंने बताया है कि इस तरह से हमें लाइट पास करने पे बहुत सारी लाइनें मिली जो 6 ग्रुप के अंदर अरेंज थी। क्योंकि इनके बीच में गैप था, इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहा गया, लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से पहचाना गया। अब जिस जिस साइंटिस्ट ने इन लाइंस को देखा, इनकी वेवलेंथ को कैलकुलेट किया, उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया। शायद आपको याद हो, सबसे नीचे वाली लाइन, इसे लाइमन सीरीज के नाम से पहचानते हैं। इसके ऊपर हमारे पास बाल्मर सीरीज के नाम से पहचानते हैं। इसके ऊपर इसे कई पास्कन या पाश्चन सीरीज, जैसा आपसे बोला जाए, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर वाली इसे ब्रैकेट सीरीज के नाम से पहचाना जाता है। इसके ऊपर फंड सीरीज के नाम से पहचानते हैं और लास्ट में हम्फ्री सीरीज के नाम से इसको पहचाना जाता है। तो जब हाइड्रोजन के केस में उससे निकलने वाली लाइट को प्रिज्म में से पास किया गया तो हमें
बहुत सारी लाइनें मिली, उनका पर्टिकुलर नाम आपको यहां पर याद रखना है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बताएं हाई एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा? हाई एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर किसका होगा? हाई एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा? लाइमन का। लाइमन सीरीज का सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। और लो एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा? हम्फ्री सीरीज। ये लो एंगल ऑफ डेविएशन हम्फ्री सीरीज का। अगर मैं आपसे ये पूछूं, भाई ये बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? प्रभु गलत जवाब है बेटा। सबसे ज्यादा एनर्जी कौशल का जवाब सही, प्रांजल सही। ठीक है, हाई एनर्जी जो सबसे नीचे, हार्दिक सबसे ऊपर नहीं, अभी मैंने बताया था हार्दिक, जो सबसे नीचे है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और जो सबसे ऊपर है उसकी एनर्जी कम होती है। इस पॉइंट को भूलना नहीं कि एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इस बात को समझना। अब मैं आपसे पूछूं, भाई ये बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस सीरीज की है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस सीरीज की? जल्दी बताओ। छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही डिटेल छुपी होती हैं। डिटेल्स पता है हमेशा छोटी छोटी चीजों में ही आती हैं। हम्फ्री करेक्ट, भुवी करेक्ट, इशिता करेक्ट, कौशल करेक्ट, मुकुल करेक्ट, बिल्कुल सही। शुभम करेक्ट, हर्षित करेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। तेजस एब्सोल्युटली करेक्ट। कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ, नम्या भी सही, कोमल भी सही, हम्फ्री सीरीज की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन कम, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अच्छा, अब एक लास्ट बताओ इसमें कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस सीरीज की होगी? जल्दी से बताओ, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? कम ऑन। कौशल ठीक, इशिता करेक्ट, प्रांजल करेक्ट, हार्दिक करेक्ट, बिल्कुल सही। अभी तक जो जवाब है सारे सही। मुकुल करेक्ट, तेजस करेक्ट। क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो हमारा जवाब लैम्बडा सीधी। तो अब ये क्वेश्चन हमें याद रख लेने हैं, किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज, असर्शन टाइप किसी में भी दे दें, आपको गलती नहीं लगेगी। अच्छा, लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज का मैक्सिमम पार्ट ये यूवी रीजन में होता है। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में और बाल्मर सीरीज का कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट में। बाल्मर सीरीज का कुछ पार्ट विजिबल रीजन में होता है, लेकिन बाल्मर सीरीज और बाकी सीरीज का कुछ पार्ट इंफ्रारेड रीजन में होता है, इंफ्रारेड रीजन में होता है। अब ये पॉइंट याद रख लिया, विजिबल रीजन में कौन है, यूवी में कौन है, आईआर में कौन है। अब एग्जाम में सवाल आ गया, भाई अपनी आंखों से हम किस सीरीज को देख पाते हैं? अपनी आंखों से हम किस सीरीज को देख पाते हैं, ये बताना है। इंस्ट्रूमेंट से नहीं, अपनी आंखों से। जो विजिबल रीजन में होगा उसी को देख पाएंगे। और विजिबल रीजन में कौन है? बाल्मर सीरीज, ये विजिबल रीजन में है। कौन सी सीरीज तीनों ही रीजन में है? अगर आपसे ये सवाल पूछा गया कौन सी सीरीज तीनों ही रीजन में है, तो भी आपका जवाब क्या होगा? बाल्मर। सभी बच्चों के जवाब बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। तो कौन सी सीरीज सभी रीजन में है, कौन सी एक रीजन में, यहां से ये बात आपको याद रहेगी। अब अगला क्वेश्चन समझना इसको। व्हाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम consist of large number of large number of lines। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में इतनी ज्यादा लाइंस क्यों होती हैं? अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो, हाइड्रोजन को जानते हो ना, एक रोग एलिमेंट कहते हैं। हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज में मेटल से भी रिजेंबल करता है, नॉन मेटल से भी रिजेंबल करता है, तो ऑब्वियस है इसका बिहेवियर औरों से अलग होता है। ना तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ना बहुत ज्यादा होती है। इसका बिहेवियर औरों से बिल्कुल अलग होता है। अब मैंने कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, गैस का मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम के अंदर टूट जाएंगे। तो हमारे पास यहां पर लाखों करोड़ों हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट होंगे, लाखों करोड़ों हाइड्रोजन होंगे, एक नहीं होगा, बहुत सारे। कोई हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वहां है, बहुत जगह, हर जगह यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा। अब जरा इस बात को ऐसे समझना कि सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, बहुत सारे। अब इनमें से इन पे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। अब ये मैं एक हाइड्रोजन का एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, एक हाइड्रोजन जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, अब सोच के देखना, बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास की। अब जो हाइड्रोजन सबसे आगे होगा उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जो हाइड्रोजन पीछे होगा उसको एनर्जी कम मिलेगी। जैसे यहां पर मैं आप सभी बच्चों को इस वक्त एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोई इसको पूरी तरह से समझ पाएगा, कोई हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट में रहे, उसको वीडियो लेक्चर दोबारा से देखना पड़ेगा। यानी हर एक एटम अलग अलग तरह से बिहेव करता है। बहुत सारे एटम हैं, वो अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल पे एक्साइट होगा। जो हाइड्रोजन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो सपोज 8वें ऑर्बिट में एक्साइट हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन 9वें में एक्साइट हो गया, 10वें में एक्साइट हो गया, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो वहां से बाहर ही चला जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी। जिसने कम एनर्जी की उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया। तो अलग अलग हाइड्रोजन अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में माइग्रेट करते हैं। यहां सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जहां पर मैंने कुछ ऑर्बिट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज मैं यहां पर 7 ऑर्बिट में यहां पर मान लेता हूं, मैंने 7 ऑर्बिट लिए कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके 7th ऑर्बिट में चला गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो जरूरी नहीं है कि एकदम से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए। याद हो मैंने क्वांटाइजेशन समझाया था कि जब आप अपनी क्लास से बाहर निकलते हो तो जरूरी नहीं है सीधा पानी पीने पहुंच जाओ। पहले कैंटीन में जाओ, पहले एक दोस्त से मिलो, फिर आगे मिलो, और वापस आओ। तो ये भी जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्लास में आ जाओ, पहले इधर झांक के आओ, उधर झांक के आओ, कहीं ना कहीं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है। अगर 8वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया है, 7वें ऑर्बिट में गया है, तो जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाएगा। कुछ एटम ऐसे भी होंगे उनका इलेक्ट्रॉन 7th में नहीं जाएगा, 6th में जाएगा, 5th में जाएगा, 4th में जाएगा। सो वी कैन से डिफरेंट एटम absorb different amount of energy and their valence electron gets excited to different energy level। उनके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल पे एक्साइट होते हैं, एंड व्हेन दे जंप्स बैक दे डू सो इन डिफरेंट स्टेप। यानी वो अलग अलग स्टेप में वापस आते हैं। ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ना, एनर्जी का एमिशन करेगा। अब ये हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में जंप कर जाए। जब इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में आएगा, एनर्जी छोड़ेगा, और ये एनर्जी कम एनर्जी होगी, और यहां पर जो लाइन मिलेगी वो हम्फ्री सीरीज में अरेंज हो जाएगी। 6th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में आएगा। अब ये एनर्जी इस रेंज की होगी कि ये जाके फंड सीरीज में अरेंज हो जाएगी। सपोज ये 5th से 4th में आता है, ये ब्रैकेट सीरीज में अरेंज हो जाएगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में आता जाएगा, उसमें एनर्जी का एमिशन होगा, और जैसे लाइट निकलेगी फोटोग्राफिक प्लेट पे निशान पड़ जाएगा। जैसे लाइट निकलेगी फोटोग्राफिक प्लेट पे निशान पड़ जाएगा, और वहां पर हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइन इन इट्स स्पेक्ट्रम वाई। तो इसका जवाब लिखोगे, अ स्मॉल सैंपल कंसिस्ट ऑफ large number of hydrogen, large number of hydrogen their valence electron
absorb different amount of energy, gets excited to different energy level, then jumps back to ground state in different step, hence release large amount of energy, और इसी वजह से हमें large number of lines मिलती हैं। यहां पर इन कुछ बातों को आपने और समझना है, इन पे थोड़ा सा और ध्यान देना है। देखो सपोज मैं यहां पर ये कुछ ऑर्बिट बना रहा हूं, इन ऑर्बिट के पैटर्न को समझने की आपको कोशिश करनी है, जो मैं यहां पर बात बता रहा हूं, क्योंकि इनके बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज नीचे वाला पहला ऑर्बिट, ये है दूसरा ऑर्बिट, अगला है तीसरा ऑर्बिट। एक मिनट, इनको हमें अरेंज करना है। यहां कुछ ऑर्बिट हमें इस तरह से बनाने होंगे। ये है थर्ड ऑर्बिट, ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट, ये डायग्राम अगर स्पेक्ट्रम का आएगा तो हमें बनाना होगा। ऐसे ही ये है फिफ्थ ऑर्बिट, ये यहां चला गया। ऐसे ही ये है हमारा सिक्स्थ ऑर्बिट, और ऐसे ही सेवंथ ऑर्बिट। एक चीज देख सकते हो, इन ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस सेम नहीं है। हमारा ये फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट तो हम जानते हैं ना, स्फेरिकल होता है, ये हमने उसका एक हिस्सा लिया है। ये लाइनें घूम के जाएंगी, स्फेरिकल होंगी, एक्चुअली हमने उनका एक हिस्सा लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन ऑर्बिट्स में एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है, एनर्जी डिफरेंस अलग अलग है। फर्स्ट और टू में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, फिर ये एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं क्या एनर्जी डिफरेंस सेम रहता है या डिफरेंट, तो आपका जवाब होगा डिफरेंट। अब मैंने कहा कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, सपोज किसी एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पूछा, कहीं से भी वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, जो लाइनें मिलती हैं वो लाइमन सीरीज की लाइन कहलाई जाती है, लाइमन सीरीज। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में तीसरे ऑर्बिट से, किसी में चौथे से, किसी में पांचवें से, ये हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आता है तो इसे बाल्मर सीरीज कहा जाता है। कहीं से भी वो थर्ड ऑर्बिट में आता है तो अब आप इसके नाम को समझ सकते हो, किस नाम से पहचानेंगे, इसे पाश्कन सीरीज कहा जाएगा, पाश्कन सीरीज। कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आता है तो आप समझ सकते हो नाम क्या रहेगा, ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ में आता है तो नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा फंड सीरीज। और सिक्स्थ में आता है तो नाम रहेगा हम्फ्री सीरीज। तो कल जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लाइमन सीरीज में लाइनें कब आएंगी। लाइमन सीरीज में जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से, दूसरे से, तीसरे से, कहीं से भी अगर वो फर्स्ट में आता है तो जो लाइनें मिलेंगी वो लाइमन सीरीज में अरेंज होंगी। कहीं से भी वो सेकंड में आता है तो लाइनें मिलेंगी वो बाल्मर सीरीज में। कहीं से भी वो थर्ड में आता है पास्कन सीरीज, कहीं से भी फोर्थ में आता है ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। इस बात को याद रखना। तो आज जो मैंने बताया, इतनी बात को आपने अच्छे से पचा लेना है। और जैसा कि मैंने कहा, आपको एक वीडियो लेक्चर देखना होगा जो मैंने ऑन कर दिया है, और ये है आपका आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7 है, परहैप्स लेक्चर नंबर 7, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके हेडिंग है, लेक्चर नंबर 7। उस लेक्चर को एक बार दोबारा से देखना, क्योंकि कल हम इसके बेसिस पे आने वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर इसको बाकी कल करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, टाइम हो चुका है, 12th के बच्चे वेटिंग रूम में हैं, बाकी कल मिलेंगे।